दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। चर्चा करेंगे हम स्वदेशी आंदोलन की। अच्छे से पढ़िएगा। ये आपके पुलिस से लेकर के अग्निवीर से लेकर के समीक्षा अधिकारी से लेकर के PCS तक के सारे तथ्य इसमें मिलेंगे इस क्लास में आपको। तो अंत तक मेरे साथ बने रहें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। इससे पहले जो टॉपिक पढ़ाया वो बंगाल विभाजन का पढ़ाया था। बंगाल विभाजन के बाद ये दूसरा, उसी के तुरंत बाद एक आंदोलन शुरू होता है, बाद में तो नहीं कहेंगे, उसी वर्ष में, ठीक है, उसके आगे पीछे शुरू होता है स्वदेशी आंदोलन। यानी कि बंगाल को अंग्रेजों ने जो तोड़ा था धार्मिक आधार पर और भाषा के आधार पर, उसका विरोध करने के लिए कलकत्ता के नेताओं ने, यानी कि बंगाल के नेताओं ने अथवा भारत के नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। यानी कि स्वदेशी उत्पादों को अपनाना है और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, ये उद्देश्य था इस आंदोलन का। आइए मेरे साथ और अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे। तो देखिए, हेडिंग डालिए आप, स्वदेशी आंदोलन। डेट 7 अगस्त 1905 को शुरू होता है। कब शुरू होता है? 1905। और डेट क्या है इसकी? 7 अगस्त, है ना। इसी डेट को कौन सा दिवस मनाते हैं? हथकरघा दिवस मनाया जाता है। हथकरघा दिवस, इंग्लिश में बोलते हैं इसे हैंडलूम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैंडलूम डे बोलते हैं इसको, हथकरघा दिवस। यानी कि हाथों से जो कपड़े बनाए जाते हैं, हाथों से जो कपड़े बनाए जाते हैं, उत्पाद बनाए जाते हैं, उनके याद में हथकरघा दिवस मनाया जाता है। और ये कहीं ना कहीं इसकी रूपरेखा स्वदेशी आंदोलन से मिलती जुलती, यानी कि उसी डेट को अपनाया है सरकार ने, 7 अगस्त, ठीक है। तो बंगाल विभाजन 1905 में किया, 16 अक्टूबर को। उससे पहले ये आंदोलन शुरू हो गया, चूँकि घोषणा की थी जुलाई में बंगाल विभाजन की। तो देखिए, बंगाल विभाजन के विरोध में, काय के विरोध में? बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता में एक जगह का नाम है टाउन हॉल में, स्वदेशी आंदोलन को विधिवत रूप से घोषणा कर दी गई। स्वदेशी आंदोलन की विधिवत रूप से घोषणा कर दी गई स्वदेशी आंदोलन की। किसके विरोध में? बंगाल विभाजन के विरोध में, आपसे पूछा जाएगा तो, ठीक है। दूसरा, बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया तथा नमक व कपड़ों का बहिष्कार का निर्णय लिया गया। किन चीज़ों का बहिष्कार करना था? जो ब्रिटिश सरकार या अंग्रेज हमारे भारत में सबसे ज़्यादा भारत के बीच में, लोगों के बीच में आकर के बेचते थे, विदेशी माल को यहाँ बेचते थे, पैसा कमाते थे, राजस्व कमाते थे। एक नमक और दूसरा विदेशी कपड़ों को वहाँ से ला करके यहाँ बेचते थे। नमक आता था लिवरपूल नामक शहर से, और मैनचेस्टर से आते थे कपड़े सबसे ज़्यादा, इंग्लैंड का मैनचेस्टर। जैसे कि भारत में जहाँ जहाँ कपड़ों का उत्पादन हो रहा है, इवन सूती कपड़ों का उत्पादन हो रहा है, जैसे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद जो गुजरात में स्थित है, उत्तर भारत का कानपुर जो यूपी का जिला है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ कपड़ों की फैक्ट्रियाँ अनेक कल कारखाने लगे हुए हैं, यहाँ पर उत्पादन होता है, ठीक है। तो मैनचेस्टर से कपड़े आते, इनका विरोध का निर्णय लिया गया, बहिष्कार का निर्णय लिया गया, ठीक है। अगला पॉइंट है, लोकमान्य तिलक साहब ने पूना, कौन से शहर में? पूना शहर में और बम्बई शहर में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्या किया था? नेतृत्व। प्रश्न पूछा जाता है, लोकमान्य तिलक ने स्वदेशी आंदोलन का, यानी कि बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कहाँ से किया भारत में? तो भारत में बम्बई और पूना से किया था। नोट करते चलें। अगला पॉइंट है, अजीत सिंह वो लाला लाजपत राय। अजीत सिंह थे भगत सिंह के चाचा जी थे। ये कौन थे? भगत सिंह जो हमारे जाने माने क्रांतिकारी रहे, उनके चाचा जी थे। इन्होंने मिलकर के पंजाब से नेतृत्व किया। कौन से आंदोलन का? स्वदेशी आंदोलन का। चूँकि पंजाब के रहने वाले थे, लाला लाजपत राय भी कहाँ के थे? पंजाब के। अजीत सिंह भी कहाँ के थे? पंजाब के। भगत सिंह के अंकल थे, चाचा जी थे। तो इन्होंने भारत के, माफ़ कीजिए, बंगाल के बाहर, क्योंकि शुरू कहाँ से हुआ? कलकत्ता से, बंगाल से, तो बंगाल के बाहर भी स्वदेशी आंदोलन का बीड़ा उठाया और स्वदेशी आंदोलन लोगों तक घर घर गए, प्रचार प्रसार किया, लोगों से कहा विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करिए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करिए, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी। यदि आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी तो अंग्रेज जो ब्रिटिश सरकार है, फिरंगी सरकार है, यानी कि फिरंगी हुकूमत है, फिरंगी किनको बोलते हैं? ब्रिटिश लोगों को, बरतानिया हुकूमत भी बोलते हैं उन लोगों को, है ना। वो कमज़ोर होंगे जब आर्थिक रूप से कमज़ोर किया जाएगा। तो प्रचार प्रसार, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली से इसका नेतृत्व संभाला था। कहाँ से संभाला था? दिल्ली से। किसने? सैयद हैदर रजा साहब ने। इन्होंने दिल्ली से नेतृत्व किया और स्वदेशी आंदोलन एवं बहिष्कार
का पूरा इन्होंने प्रचार प्रसार किया पूरे दिल्ली के भीतर। ठीक है। मद्रास दक्षिण भारत में स्वदेशी एवं बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया? चिदम्बरम पिल्ले। ये दक्षिण भारत के नेता चिदम्बरम पिल्ले साहब ने स्वदेशी आंदोलन को दक्षिण भारत में यानी कि तमिलनाडु में मद्रास, जो कि वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है, यहाँ से इन्होंने नेतृत्व किया स्वदेशी आंदोलन का। ठीक है। तो 1905 में वाराणसी में कांग्रेस का क्या होता है? अधिवेशन होता है। कौन सी पार्टी का अधिवेशन होता है? कांग्रेस का। कौन से शहर में? वाराणसी में, वर्ष 1905 में। इसकी अध्यक्षता करी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। किसने अध्यक्षता करी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया अपनी अध्यक्षता में। ये पॉइंट नोट कर लेना। स्वदेशी आंदोलन का क्या करते हैं? ये समर्थन करते हैं और लोगों से आह्वान करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें ऐसे आंदोलन से और स्वदेशी उत्पादों को अथवा वस्तुओं को अपनाएं और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। कौन अध्यक्षता कर रहे हैं? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु रहे। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। अलग अलग चौराहों पर जो हमारी जो जनता उस समय की विरोध कर रही थी इस आंदोलन का, तो विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, यानी कि आग लगाई गई, होली जलाई गई विदेशी कपड़ों की। कौन से आंदोलन में? स्वदेशी आंदोलन में। नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है नरमपंथी वो गर्मपंथी खेमे। आप जानते ही हैं, एक तरफ थे गर्मपंथी जो देश की आज़ादी के लिए स्वदेशी आंदोलन में लड़ रहे थे, एक तरफ थे नरमपंथी। तो गर्म और नरमपंथी इसकी गति को लेकर के कि भाई गति बहुत स्लो है, और संघर्ष के तरीकों को लेकर के मतभेद हो गया दोनों में। और दोनों में मतभेद होते होते 1907 में सूरत में क्या हो गया? कांग्रेस पार्टी का विभाजन ही हो गया। इसी मतभेद को लेकर के, ये आप पढ़ते ही हैं, इसी मतभेद को लेकर के कि भाई जो स्वदेशी आंदोलन आप लोग चला रहे हैं वो बहुत सुस्त चला रहे हैं, बहुत धीमा चला रहे हैं, है ना, उसमें आक्रोश नहीं है, भारत के बाहर नहीं फैलाना चाह रहे हैं। तो इन तथ्यों को लेकर के, इन बातों को लेकर के, इन विचारों को लेकर के दोनों खेमों में या दोनों दड़ों में, दोनों हिस्सों में या दोनों अलग अलग विचारधाराओं में क्या हो गया? विभाजन हो गया। तो कांग्रेस पार्टी का पहला विभाजन 1907 में हुआ। सूरत में ये कांग्रेस का अधिवेशन था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने करी थी। तो यहाँ पे विभाजन हो गया इसी मुद्दे को लेकर के, इसी तथ्य को लेकर के। नोट कर लेना। तो आंदोलन को लेकर के पार्टी का क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है पार्टी। ठीक है। अगला पॉइंट, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय चाहते थे तीनों नेता कि स्वदेशी आंदोलन पूरे देश में फैलना चाहिए। ये गर्मपंथी वाले नेता थे। बिपिन चंद्र पाल की बात कर लें हम, लाला लाजपत राय की बात कर लें और अरविंद घोष, ये तीनों नेता चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन बंगाल में ना रह करके, कलकत्ता में ना रह करके भारत के अलग अलग हिस्सों में जाना चाहिए, अलग अलग हिस्सों में फैलना चाहिए। इनका अपना मत था यहाँ पर। ठीक है। एक एक तथ्य बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। इस क्लास में कई टॉपिक क्लियर होंगे। आपको कोई दिक्कत हो कमेंट करके पूछिएगा, बताएंगे और क्लास को शेयर करते रहें। आगे बात करते हैं बंगाल में एक जिले का नाम है बारीसाल। इसका उल्लेख कई बार मैं करूँगा, एक दूसरा पार्टी बनाएंगे बारीसाल में अध्यापक थे एक अश्विनी कुमार दत्त। बंगाल के बारीसाल में एक अध्यापक थे, क्या नाम था इनका? अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति बनाई। एक समिति बनाई। किसने बनाई समिति? अश्विनी कुमार जी ने। बारीसाल एक जिले, बंगाल में एक जिले का उल्लेख है। स्वदेश नाम तो वही दिया स्वदेशी आंदोलन से, बांधव समिति बनाई जिसकी 159 शाखाएं पूरे कलकत्ता बारीसाल शहर में खोली गई। कलकत्ता में नहीं, बारीसाल में। इस समिति को बनाया अश्विनी कुमार दत्त ने, जो कि ऑलरेडी टीचर थे पहले से, स्वदेशी आंदोलन में शामिल होने के लिए। इसकी छोटी छोटी 159-160 शाखाएं उन्होंने बारीसाल शहर में खोली और लोगों को जोड़ा विरोध करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत का, फिरंगी हुकूमत का, अंग्रेजों का। ठीक है। इसमें बहुसंख्यक मुस्लिम किसानों को इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रेरित किया और प्रेरित करने में सफल हो गए। अश्विनी कुमार दत्त ने एक महत्वपूर्ण काम स्वदेशी आंदोलन में यह किया कि जो मुस्लिम जनसंख्या थी, मुस्लिम वो भी किसान, तो मुस्लिम किसानों को प्रेरित किया स्वदेशी आंदोलन के लिए और प्रेरित करने में सफल हुए। तो बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम किसान इस आंदोलन से जुड़े। किनके प्रेरित होने पर? अश्विनी कुमार दत्त। लिख लेना। कौन सी समिति बनाई? स्वदेश बांधव समिति। 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई इसी के चलते, और इसके पहले प्राचार्य अरविंद घोष बने। काय की स्थापना की गई 1906 में? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की। इसका उद्देश्य शिक्षा से संबंधित भारतीय युवाओं को, भारतीय जनमानस को, है ना, भारत के विद्यार्थी वर्ग को
जागरूक करना था विज्ञान के बारे में, तकनीक के बारे में, साहित्य के बारे में, इन विषय के बारे में। इस वजह से राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी कि नेशनल एजुकेशन काउंसिल बनाई गई 1906 में, ठीक है। और पहले प्राचार्य अरविंद घोष बने थे इसके। नोट करते रहना एक एक पॉइंट। स्वदेशी आंदोलन का सबसे गहरा प्रभाव था उस समय बंगाल की सांस्कृतिक क्षेत्र पर भी पड़ा था। बंगाल के कौन से क्षेत्र पर? सांस्कृतिक क्षेत्र, जो संस्कृति से संबंधित है, यानी कि जो बंगाल का कल्चर था उस पर भी बहुत गहरा प्रभाव था। उस समय बांग्ला साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया। बंगाल को बांग्ला साहित्य का क्या कहा जाता था? स्वर्णकाल। यानी कि बांग्ला भाषा का सबसे ज़्यादा उस समय बोलबाला था, आप कैसे कह सकते हैं, है ना। 1905, 6, 7, 8 तब तक यह स्वदेशी आंदोलन चला है। तो बांग्ला भाषा का स्वर्णकाल कहा गया क्योंकि बांग्ला भाषा में जो गीत लिखे गए उस समय, उन गीतों ने स्वदेशी आंदोलन के जितने भी लोग इसका क्या कर रहे थे, नेतृत्व संभाल रहे थे, या जनता जो शामिल हो रही थी, उस जनता को प्रेरित करने का काम किया। प्रेरणा स्रोत बने वो गीत। इसी वजह से बोलते हैं बांग्ला साहित्य का गोल्डन टाइम, यह स्वर्णकाल। तो देखिए कौन कौन से व्यक्ति थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम तो सुना ही होगा आपने। द्विजेंद्र लाल राय का नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए। मुकेंद्र दास का नहीं सुना है तो सुनिए आज। सैयद अबू मोहम्मद, ये एक मुस्लिम साहित्यकार थे। इन्होंने गीत लिखे, क्या लिखे? गीत लिखे इन्होंने उन्हीं समय। और गर्मपंथी और नरमपंथी सभी लोग इन गीतों से क्या बने? प्रेरणा स्रोत बने। ये गीत काम आए बहुत ज़्यादा उस समय के स्वदेशी आंदोलन को चलाने के लिए। तो इन गीतों से प्रभावित हुए हमारे देश के उस समय की जनता। तो साहित्य का स्वर्णकाल इस वजह से बोलते हैं बांग्ला साहित्य, यानी कि बांग्ला भाषा में ही लिखे थे उस समय के सारे गीत, ठीक है। तो इसमें आप प्रमुख नाम रविन्द्रनाथ टैगोर का तो सुना ही होगा आपने, बाकी के नाम लिख लीजिए, जो डिटेल में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट, कला के क्षेत्र की बात करें। कला के क्षेत्र में आवेंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला पर काम किया, भारतीय कला को विकसित करने का काम किया, हमारे देश की कला को विकसित करने का काम किया। किसने किया? आवेंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारी कला को विकसित किया और पाश्चात्य कला को तोड़ा था। यानी कि जो ब्रिटिश कला थी, जो पश्चिमी देशों की कला स्थापित हो गई थी, उसको समाप्त करने का काम किया। किसने समाप्त करने का काम किया? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। एवं इन्होंने अजंता की चित्रकला से प्रेरणा ली थी। अजंता की गुफा है ना, अजंता एवं एलोरा की गुफा के अंदर जो चित्रकारी है, जो भारत की चित्रकारी है, जो भारतीयता की चित्रकारी की झलक मिलती है, वहाँ से इन्होंने प्रेरणा ली। किसने प्रेरणा ली? आवेंद्रनाथ टैगोर ने, अजंता की चित्रकारी से, ठीक है। अगला पॉइंट है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स। ये एक संस्था है, आराम से लिख लेना। इंडियन मतलब भारत की, सोसाइटी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना नंदलाल बोस के द्वारा की गई थी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया कई परीक्षाओं में, लिख लेना। पेपर टफ बनेगा बेटा, तो पुलिस की भी बात कर रहा हूँ, एसआई की भी बात कर रहा हूँ, इस लेवल तक प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये स्वदेशी आंदोलन का टॉपिक है, स्वदेशी आंदोलन का पॉइंट है बेटा ये। यानी कि भारतीय प्राचीन कला, हिंदी में बोलेंगे तो भारतीय प्राचीन कला की स्थापना किसने करी? नंदलाल बोस ने करी, बंगाल में ही, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लेना। अगला पॉइंट है पहली बार महिलाओं ने, इसमें महिलाओं ने कर लो, पहली बार महिलाओं ने घरों से निकलकर इस आंदोलन में भाग लिया। पहली बार घरों से निकली महिलाएं स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। पहली बार महिलाएं घरों से आती हैं और इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, भाग लेती हैं, ठीक है। नोट कर लेना। फिरंगी हुकूमत यानी कि अंग्रेजी हुकूमत, फिरंगी हुकूमत का मतलब अंग्रेजी हुकूमत, फिरंगी हुकूमत के इशारे पर ढाका में, देखना कौन कौन से पॉइंट जुड़ रहे हैं इस आंदोलन में, जोड़ के बता रहा हूँ मैं। अंग्रेजों के इशारे पर, क्योंकि अंग्रेज मुसलमानों को भड़काने में लगे थे लगातार इस आंदोलन के चलते। जैसे जैसे ये आंदोलन गति पकड़ रहा था, अंग्रेजों दबाव महसूस कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार, फिरंगी हुकूमत, ऐसे ही अंग्रेज मुस्लिम लोगों को भड़काने पर लगे थे, सांप्रदायिकता का जहर बोल रहे थे, आपस में लड़ाने को भड़का रहे थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों को, ठीक है। तो ढाका के नवाब, क्या नाम है, सलीमुल्लाह खान थे उस समय, इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना करी, वो भी अंग्रेजों के इशारे पर। किसके इशारे पर की इन्होंने स्थापना? अंग्रेजों के इशारे पर, ठीक है। मुस्लिम लीग पढ़ाएंगे, टॉपिक आएगा, लेकिन अंग्रेजों के इशारे पर स्थापना करते, क्योंकि अंग्रेज, ब्रिटिश सरकार, फिरंगी हुकूमत नहीं चाहती थी कि यह आंदोलन आगे बढ़े, और इसको दबाना शुरू कर दिया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से दबाना शुरू कर दिया, लोगों को पीटना शुरू कर दिया, विद्यार्थियों को मारना पीटना शुरू कर दिया,
पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जगह जगह निर्ममता से दबाना शुरू किया। तो 12 साल में एक सम्मेलन हुआ 1906 में। उस सम्मेलन में ब्रिटिश पुलिस ने निर्ममता से भारतीय छात्रों को पीटा और इस आंदोलन को दबाना शुरू कर दिया था एक तरीके से। ठीक है, तो ये स्वदेशी आंदोलन का पार्ट फर्स्ट है। अभी पार्ट सेकंड भी पढ़ाऊंगा मैं, एक एक तथ्य को बता दूंगा आपको, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से नेताओं ने किस किस तरह की इसमें घटनाएं हुई थी, है ना, कौन कौन सी पार्टियां बनी और क्या क्या तथ्य आएंगे दूसरे पार्ट में, वो आप देखिएगा और जुड़े रहिएगा। डिटेल्स में पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में शुरू से टॉपिक हैं इसके, है ना। जो नए सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ते हैं वो प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है सारे टॉपिक्स की, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं डिटेल में जा करके। कोई दिक्कत शक समस्या हो तो कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। आगे बात करेंगे अगले टॉपिक की, इसी की पार्ट सेकंड की बात करेंगे। पढ़ते रहिए आरओ पीसीएस या पुलिस के एसआई के एग्जाम्स के लिए, आरपीएफ के लिए, चूँकि आने वाले समय में ये बम्पर वैकेंसी हैं जो इस समय है आपके लिए। ठीक है, तो मस्त रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, राधे राधे।